इंसानों की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, इंसानों की बात कर रहा है, इंसानों को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। सो मनोविज्ञान बोल देते हैं, हिंदी में क्या मनोविज्ञान बोल देते हैं। तो एक साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी, एक बहुत बुजुर्ग से टीचर थे, 50 साल प्लस उनकी उम्र थी। तो उनकी क्लास में ना कुछ नए बच्चे आए थे। ध्यान से सुनना प्लीज, देखो अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है, तो सुनो बहुत ध्यान से सुनना, चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो 50 से ज्यादा उनकी एज थी। तो क्लास में नए स्टूडेंट आए थे, और आपको पता जब नए बच्चे आते हैं ना तो वो थोड़े से ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, टीचर को कुछ ना समझ के थोड़ा सा वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, टीचर को परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसे उनके दिमाग में होता है। तो जब टीचर पढ़ा रहा था ना, तो पीछे से एक लड़के ने सीटी बजा दी, और वो भी बहुत जोर से बजा दी। और मैं सुपोज इस साइड को लिख रहा हूँ, पीछे से कोई बच्चा सीटी मार दे तो मुझे थोड़ी ना पता चलेगा किसने सीटी मारी, मुझे थोड़ी ना पता किसने सीटी मारी। तो टीचर ने पीछे मुड़ के देखा, बोला किसने सीटी मारी है। तो कौन बताए, ना तो वो बताएगा जिसने कुछ सीटी मारी है, और ना ही उसके दोस्त बताएंगे किसने सीटी मारी है। तो कोई कुछ बोला नहीं। टीचर बोला देखो तुम में से जिसने भी सीटी मारी है वो खुद ही अपनी सीट पे खड़ा हो जाए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस ऑनेस्ट रहो, मुझे बता दो किसने सीटी मारी है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। कोई अपनी सीट पे खड़ा नहीं हुआ, कोई किसी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, सब लोग शांति से अपनी सीट पे बैठे हुए। तो टीचर ने दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर लिखा, फिर से एक बच्चे ने सीटी मारी, मतलब उसी ने जोर से सीटी मारी। तो टीचर फिर से वापस मुड़ा, उसने बोला देखो बेटा मैं अभी भी बोल रहा हूं, कौन सीटी मारा है अपनी सीट पे खड़े हो जाओ, कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन कोई भी खड़ा नहीं, बातें बंद रखो तो यार अभी भी। तो टीचर को गुस्सा आ गया, तो उसने बोर्ड को साफ किया, अपनी किताबें उठाई, लेक्चर छोड़ के क्लास के बाहर चला गया। पीछे से बच्चों के अंदर शोर शराबा शुरू हो गया कि चलो जल्दी लेक्चर छूट गया आज। अचानक से वो वापस आ गया, वो बोला कि देखो मुझे पढ़ाना नहीं है, बिल्कुल मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन एक बात मेरे को याद आ गई रात की, वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे। तो बच्चे खुश हो गए। देखो एक क्लास में ऐसा होता है ना नॉर्मली, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा होता तो आप इतना अटेंटिव नहीं होते। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, तब आप कितने अटेंटिव होकर मेरी सारी बातों को सुन रहे हो, क्योंकि कहानी का रीजन ये होता है, कहानी अगर बीच में कहीं से छूट गई तो पूरा मजा खराब हो जाएगा, आपके पूरे 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, है ना। जब टॉपिक हो उसमें आधा अधूरा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहानी चुटकुला असर ये पूरा सुनना है। वैसे ही आप सुन रहे हो तो भाई एकदम से अटेंटिव हो गए, सर रात की कहानी सुनाई। बोला अच्छा, बोला रात को मैं 10-11 बजे खाना खा के सो गया। बोला 10-11 बजे मैंने खाना खाया, मैं सो गया। तो मैं सो रहा था, अचानक से हमारे किचन में एक बिल्ली आ गई और उसने कुछ बर्तन गिरा दिए, तो बर्तनों के शोर से मैं उठ गया। तो बोला उसके बाद फिर मैंने किचन में बर्तन उठाए, उसको रखा, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। तो ना कई बार आपकी नींद चली जाती है, अचानक से टूट जाती है नींद, तो उसके बाद नींद नहीं आती है। तो बोला फिर मेरे को नींद नहीं आई, मैं कभी इस साइड को देखे जा रहा हूँ। तो बोला नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा यार क्या ही करूँ। बोला फिर मैंने सोचा चलो टेरेस पे चला जाता हूँ। बोला मैं टेरेस पे चला गया, 1-2 घंटे टेरेस पे घूमता रहा। रात का 1 बज गया, मेरे को नींद फिर भी नहीं आ रही। तो मैंने सोचा यार अभी घर पे तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगा। तो मैं बोला कि मैंने फिर गाड़ी उठाई और मैं घूमने के लिए चला गया। मैंने सोचा चलो थोड़ा ड्राइव करते हैं। क्या करूंगा, ड्राइव करूंगा। तो बोला रात को 1 बजे मैं अपनी गाड़ी लेके सड़क पे चला गया। तो बोला अचानक से जैसे ही मैं कुछ किलोमीटर दूर गया तो वहां पे एक लड़की घूम रही थी। तो बोला उसने मुझे हाथ दिया। तो मैंने सोचा कि इतनी रात हो गई है, इसको कहीं पे जाना होगा। तो मैंने गाड़ी रोकी और लड़की को पूछा कि हाँ क्या हुआ बेटा। बोली अंकल मैं यहाँ पर किसी काम की वजह से आई थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पर मैं स्टक हो गई हूँ, तो आप मुझे घर पे छोड़ दोगे। तो बोला ठीक है बैठ जाओ। तो बोला लड़की गाड़ी में बैठ गई। तो ऐसे ही हम बातें करने लग गए, बताने लगी ये वो फलाना ढिमकाना। मैं पूछने लगा कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। बोला उसने सब कुछ बता दिया। तो बोला फिर वो उसका घर आ गया। जब वो गाड़ी से निकलने लगी तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो बोली कि सर मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा छोटा भाई है। तो बोले अच्छा तुम्हारा भाई क्या करता है। बोली कि वो
फलाने कॉलेज में पढ़ाता है, सॉरी पढ़ता है। तो बोला कि वो तो कॉलेज मेरा ही कॉलेज है, उस कॉलेज में तो मैं भी पढ़ाता हूँ। बोले अच्छा वही तो पढ़ता है मेरा भैया। बोले अच्छा क्या पढ़ता है? बोले साइकोलॉजी की पढ़ाई करता है। बोला अच्छा। बोला नाम क्या है? बोले सर नाम तो नहीं बताऊंगी। बोला फिर? बोली इसकी एक आदत है, वो बात बात पे सीटी बजाता है। सब लड़कों ने उस लड़के की तरफ देखना शुरू कर दिया। टीचर बोला चल बेटा खड़ा हो जा। ये इतनी बड़ी राम कहानी जो सुनाई है ना, ये सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए सुनाई है। मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी ना ऐसे ही नहीं कर रखी। मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी ऐसे ही नहीं कर रखी, समझ आया? सो इस तरीके से भी कई बार चीजें हैं वो काम। सो ये सिर्फ ये बात बताने के लिए है कि टीचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है तो उसके पास बहुत सारी स्किल्स होते हैं, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग के लर्न्स अलग अलग तरीके के हैं। और उसके बाद जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट, कि मतलब अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे एक बहुत ही अंडररेटेड स्किल है जिसके बारे में कोई लोग बात नहीं करते। कौन सा स्किल है जो टीचिंग में सबसे अंडररेटेड? आपको क्या लगता है कि टीचिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल क्या है, जिस स्किल के बारे में कोई बात ही नहीं करता? ह्यूमर तो ठीक है, चलो ह्यूमर है, लेकिन एक ऐसा स्किल है जिसके बारे में मैंने आज तक किसी टीचर को बात करते नहीं देखा। इवन के जो टीचिंग के लिए पढ़ाते हैं वो भी नहीं, लेकिन मैं हर बार इस चीज के बारे में बात करता हूँ। बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशन, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, फ्रेंडली, एम्पैथी। यस, किसी बच्चे ने लिखा है वो निकल गया। दैट इज योर बोर्ड स्किल्स। मैंने आज तक इस चीज के बारे में किसी को बात करते नहीं सुना, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि यार आपको ना बोर्ड इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको बोर्ड पे लिखना आना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे टीचर देखे होंगे जो पूरे बोर्ड पे इतना कचरा कर देते हैं कि बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर क्या लिखा है। दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड स्किल ऑफ अ टीचर, राइटिंग स्किल। कि आप कैसे लिखते हो बोर्ड पे। आप कभी मुझे बोर्ड पे लिखते हुए देखना, मैं एकदम से नीट एंड क्लीन लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सजा सजा के लिखता हूँ, लेकिन अब मेरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ जो सबको समझ आए, है ना? तो ये एक स्किल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात करेंगे। उसके बाद आता है लर्नर। पहले पॉइंट पे हमने टीचर की बात कर ली, कि टीचर के अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, टीचर के अंदर कौन कौन सी चीजें बातें होनी चाहिए। उसके बाद अब लर्नर। क्लास में बच्चे और स्टूडेंट दोनों ही बच्चे और टीचर दोनों का ही अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। टीचर की एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? बच्चों की वजह से है। बच्चों की एग्जिस्टेंस टीचर की वजह से। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। टीचर स्टूडेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है या स्टूडेंट टीचर को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? तो अब इसमें आता है कि बच्चों को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोई नई क्लास होती है, नए टीचर होते हैं, 12वीं के बाद आप सीधा बीकॉम में जाते हो, स्कूल से सीधा कॉलेज में जाते हो, तो जब आप पहला दिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। जब आप अपने कॉलेज का पहला दिन याद करो, एक बार आंखें बंद करो और अपने कॉलेज का पहला दिन याद करो। जब 12वीं क्लास करके आप पहली बार कॉलेज में गए थे तो कैसा दिन था वो? पहला लेक्चर याद करो, वो पहले दोस्त को याद करो। अच्छा, कॉलेज में सबसे पहले मुझे कौन मिला था? क्लास में बैठे थे, एक नया टीचर आया था, स्कूल तक ड्रेस पहन के जाते थे, कॉलेज में अपने कपड़े पहन के गए, तो एक नर्वस, एक्साइटमेंट और बहुत सारी चीजें हैं वो ऐसे होती हैं। तो वहां पर टीचर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को किस तरीके से बच्चों के साथ रैपिड बिल्डिंग की जाए। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस, बोलते हैं ना। ब्रेकिंग द आइस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जान पहचान करना। जैसे पहले दिन पढ़ाई नहीं होती मोस्टली, पहले दिन मोस्टली इंट्रोडक्शन होती है। टीचर बच्चों को बोलता है अपनी सीट पे खड़े होकर अपना नाम बताओ, कितने नंबर आए, ये वो फलाना निकालना, ऐसे होता है ना। तो वो जरूरी होता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि अगर मेरे लिए कोई नए बच्चे हैं, है ना, मेरे लिए कोई नए बच्चे हैं, तो मैं ऐसे नहीं उनको जाते ही पहले दिन ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आई हैव टू मेक देम कंफर्टेबल। मुझे उन बच्चों को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा ताकि भाई 3 साल उनको मुझे पढ़ाना है, इस वजह से। देन आ जाता है पहले पॉइंट पे हमने सारा टीचर की बात कर ली, दूसरे पॉइंट पे हमने बात कर ली लर्नर की, तीसरे पॉइंट पे लर्निंग की बात हो रही है। टीचर, स्टूडेंट और लर्निंग, ये तीनों पॉइंट्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। अब आता है लर्निंग। असली क्लास के अंदर जब हम स्टडी कर रहे हैं,
जैसे अभी आप लोग क्लास में हो और मैं क्लास में हूँ, देखा जाए तो ये है तो चाहे ऑनलाइन इन्वायरमेंट, दिस इज अवर ऑनलाइन इन्वायरमेंट। लेकिन ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर भी वही सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो अगर हम ऑफलाइन वीडियो क्लास होती तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसी तरीके से बस ये फर्क है कि आप बोल नहीं पाते, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, अदरवाइज डिस्कशन ऐसी आप जो भी कमेंट लिखोगे मैं पढ़ूंगा उसको उत्तर। तो ये वाला पॉइंट आ जाता है, ये वाला क्लासरूम के अंदर जो हुआ है, या तो बकवास कुछ भी कर देते हो, यहाँ पर तो तुम कुछ भी बोल देते हो, लेकिन अगर ऑफलाइन हो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत ना हो, है ना, यहाँ पर तो तुम कुछ भी बकवास शुरू कर दो। लेकिन अगर यही आप ऑफलाइन में हो तो हो सकता है तुम्हारी जबान ही ना निकले, है ना, तुमसे इंट्रोडक्शन में अपना नाम ही ना बोला जाए। होता है नहीं होता, यहाँ पर क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी बोल देते हो, है ना। तो फर्क है, थोड़ा सा ये फर्क है, इस वजह से मैं ऑफलाइन क्लासेस है वो लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और अभी भी हम 15 अगस्त के बाद हम शुरू करेंगे अपने ऑफलाइन क्लासेस। सो देन आता है क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्लासरूम के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, क्लासरूम में कौन कौन सी डिस्कशन होती है, ये सारी चीजें लर्निंग के बारे में होती है। उसके बाद आता है ये हुआ टीचिंग, दिस इज लर्नर, दिस इज लर्निंग एंड दिस इज टीचिंग मेथड्स। अब जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। जैसे जब मैं 8वीं क्लास में था तो अब ये समझ लीजिए मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं था, लेकिन अगर मैं सोच लो कि अगर मैं उस क्लास में फर्स्ट आता था तो आप खुद समझ सकते हो कि बाकी बच्चों का लेवल कैसा ही होगा। तो मेरे जैसा इंसान अगर फर्स्ट आ रहा था तो अब ये समझ लीजिए कि बाकी बच्चों का लेवल कैसा होगा। तो वहां पर जब मैं 7वीं क्लास में था तो मेरे टीचर मुझे 6वीं क्लास को पढ़ाने के लिए भेज देते थे, क्योंकि मुझे पहले से ये बहुत शौक था। जब मैं 8वीं कक्षा में गया तो मेरे टीचर मुझे 7वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए भेज देते थे। इवन के जब मैं 10वीं में था तब मेरे को 9वीं में भेज देते। पहले ही मेरे साथ ऐसा होता। प्लीज बातें बंद कर दो यार, बच्चे नहीं हो यार, लड़ाई कर रहे हो फालतू में। फिर मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि फिर देखो मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब है आप शांत रहिए, नहीं तो फिर आपको मैं इस तरीके से कुछ बोलूंगा जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं इंसल्ट करूं स्पेसिफिकली टीचिंग की क्लास में, क्योंकि टीचर का ये वाला रूप मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। सो खुद ही इस चीज़ को समझ लीजिए, बातें बंद करके पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो चले जाओ, ठीक है। मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं आपको कोई रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि पढ़ लो, पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी इच्छा है, पहली क्लास के बच्चे नहीं। तो यहाँ पर हम उन सारे टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे जैसे स्कूल में पढ़ते थे। तो स्कूल में क्या होता था, स्कूल में हमारे पास मोस्टली स्कूल में व्हाइट बोर्ड नहीं होते थे, हमारे टाइम पे तो नहीं होते थे। हमारे स्कूल में तो कोई व्हाइट बोर्ड नहीं था 12वीं कक्षा तक। हमारे स्कूल में सिर्फ ब्लैक बोर्ड होता था जिसमें चौक पे लिखते थे। इवन के हमारे कॉलेज में भी एमकॉम में जाके हमें व्हाइट बोर्ड मिला था, ब्लैक बोर्ड होता था, और कुछ कुछ स्कूल्स में ग्रीन बोर्ड भी होता है, ठीक है। 2 बोर्ड ज्यादा आप लोगों ने देखे होंगे, ब्लैक और ग्रीन ज्यादा होते थे जिसपे आप चौक से लिखते थे। तो वो वहां पर एक ही तरीका होता था पढ़ाने का। लेकिन आज के टाइम पर, मतलब अगर हम अपने टाइम को कंपेयर करें जब हम पढ़ रहे थे आज से 20 साल पहले, और आज के बच्चों की, तो टीचिंग मेथड्स कितने चेंज हो गए। हमने कभी सोचा था कि सारी पढ़ाई फोन से होगी, सारी पढ़ाई फोन से होगी, कभी सोचा था नहीं। कभी सोचा था कि भाई ये जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं वो एक दिन सारा कुछ कंप्यूटर पे हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। 7-8 साल पहले, 4-5 साल पहले तक भी हमने ये सब चीजें नहीं सोची कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम इन सारी चीजों को डायरेक्टली ऐसे रिलेट करें। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें हुई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें हुई। धीरे धीरे इंडिया डिजिटल बन गया और आप लोग इन चीजों को देख पा रहे हो कि हम डिजिटलाइज हो गए। तो अब हमारे पास सिर्फ ऑफलाइन मेथड में नहीं है, हमारे पास डिजिटल मेथड है। पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाता है, स्वयं प्रभा, ऑनलाइन प्रोजेक्टर, बहुत सारे 36 तरीके के मेथड है जिनसे पढ़ाई कराई जाती है। देन आता है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होगा कि टीचर को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से, जैसे जैसे टीचिंग एड्स बोल देते हैं। जैसे कई बार टीचर क्लास में कुछ फोन ले आता है, कोई वीडियो चला दिया, वो सारी चीजें हैं वो किसका पार्ट बनती हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का मतलब है वो सारी चीजें, एड्स का मतलब एक तरीके से हेल्प करना, एड्स टू टीचिंग। अलग अलग चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्ले वे में जाते हो ना, देखा होगा आप लोगों ने छोटे बच्चों को, तो वो कैसे एक दूसरे को, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, कैसे पढ़ा रहे होते हैं, वो खिलौने होते हैं, ऐसे गाड़ियाँ, गुब्बारे, ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो आज के टाइम पे हमारे पास काफी सारी चीजें, इवन के छोटे बच्चों के लिए, अभी तो आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों के लिए अलग अलग
गेम्स आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो ब्लॉक्स होता है, पहाड़ियां, ये बनाना वो बनाना, पजल्स वगैरह आती हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो उस तरीके की ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी की क्या है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। देन लास्ट में हमारे पास आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जब आप कुछ पढ़ लेते हो, आपने कितना पढ़ा, उसमें आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, ये सब चीजों को असेस करने के लिए, इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए, इन सारी चीजों पे फीडबैक देने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको हम इवैल्यूएशन का नाम देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, इवैल्यूएशन का। इसको हम किसका नाम दे देते हैं बेटा, वी कॉल इट इवैल्यूएशन, कि किस तरीके से इवैल्यूएशन की जाएगी। जैसे स्कूल होता था, जब हम चौथी क्लास से 5वीं कक्षा में आते थे तो क्या होता था, चौथी को पास करते थे, 5वीं पे आते थे ना, मतलब चौथी का रिजल्ट आता तभी 5वीं में आते थे ना। ऐसा तो नहीं है कि चौथी के बाद ऐसे बिना कोई पेपर लिए, मतलब आप 5वीं के लायक हो भी या नहीं, आप 5वीं कक्षा के लिए 5th क्लास के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं, इस चीज पे काम करना है ना। तो वो सब चीजें कहां पर आ जाती हैं, इवैल्यूएशन में आ जाती है। अब इन सब चीजों ने बच्चों को बहुत ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। हमारे टाइम पे हम जैसे कुछ जिस तरीके की टेक्नोलॉजी होगी, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, उस तरीके से हम चीजें काम करते हैं। जैसे ना दो थ्योरीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, एक है जीन पियाजे की थ्योरी, इसमें टी साइलेंट है, और एक है वाइगॉट्स्की की थ्योरी। ये दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिसमें से जो जीन पियाजे है वो क्या बताता है, उसका ये मानना है, जीन पियाजे का ये मानना है कि बच्चा खुद से सीखता है, सेल्फ लर्निंग, कि हर बच्चा दुनिया का 4 अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करता है, और पूरी दुनिया के बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो सेम तरीके से होती है, पहली बात। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए वाइगॉट्स्की थ्योरी की बात आ गई, जिसने बोला कि नहीं, बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों थ्योरीज में कुछ सही है या कुछ गलत है, अपने अपने पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीजें सही है। हम अपने खुद के एनवायरनमेंट को देखें। आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर पे स्कूटर एक्टिवा पे बैठ के ऐसे खड़े स्कूटर को ऐसा नहीं किया होगा? किया, सबने किया, चाहे कोई आप लड़की हो चाहे लड़के, सबने किया है। करते थे या नहीं करते थे? वो क्यों करते थे? दैट इज बिकॉज वी सी आवर पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा को हम वो गाड़ी एक्टिवा चलाते हुए क्या करते थे, देखते थे। तो उसको आप बोलते हैं इमिटेट करना, कॉपी करना, इमिटेशन, जैसे जैसे मम्मी करती है या पापा करता है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बचपन में अपनी मम्मी की मेकअप किट को निकाल के मेकअप नहीं किया, तो आपको पता भी नहीं होगा कि मेकअप में क्या होता था। होठों पे पाउडर लगा लिया होगा, माथे पे लिपस्टिक लगा ली होगी, क्योंकि वो सारी चीजें आपने करते हुए मम्मी को देखा है ना। लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं था, तो ये क्या बात साबित होती है, इससे ये बात साबित होती है कि बच्चे जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं वो उस तरीके से सीखते हैं, है ना। सब करते हैं, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, पूरी दुनिया के बच्चों की डेवलपमेंट इसी तरीके से होती है। पाउडर लगा देना, ये कर देना, सब चीजें इसी तरीके से आप लोगों ने देखा हो, करता हो। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवैल्यूएशन से हमें पता चल जाता है कि बच्चों ने किसी चीज को सीखा या नहीं सीखा। जैसे एक छोटी बच्ची अपने पापा को बार बार डिस्टर्ब किए जा रही थी, वो कोई अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तो वो बच्चे होते थे, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, जो लड़का होता है उसको अपनी मम्मी से थोड़ा ज्यादा होता है, और जो लड़कियां होती हैं उनको अपने पापा से थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट होती है। तो वो बच्ची बार बार जा रही थी, 2-3 साल की बच्ची थी, छोटी थी, बार बार भाग जा रही थी अपने पापा का, कभी लैपटॉप बंद कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो उसके पापा का जरूरी काम था, तो वो बेचारा परेशान हो गया, बच्ची छोटी है, उसको वो डांट भी नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसने ना उसको एक नक्शा दे दिया, नक्शा समझ लो ना, मैप दिया और फाड़ दिया, और उसे बोला यार दूसरी जगह पे बैठ और इस मैप को सही करके लेके आ। उसने ऐसे क्या कर दिया, मैप के 10, 15, 20 टुकड़े कर दिए और बोला चल तू इसको जोड़, जब जोड़ देगी तब मेरे को बता देना। उसको यह था कि अब इसमें लगी रहेगी ये, उससे थोड़ी पता था कि लड़कियां कितनी स्मार्ट होती हैं। अब उसके बाप ने यह सोचा कि चले अब ये बिजी रहेगी 1-2 घंटे,
मैं अपना काम कर लूंगा। वो भाई काम कर ही रहा था, 15 मिनट के बाद आ गई, पापा। बोला हाँ। बोली मिला दिया। और वो खुद शॉक हो गया, बोलता ऐसे ही बोल रहा हूँ। जब वो गया तो उसने देखा, उसने पूरा नक्शा मिला दिया, जबकि उसे कुछ भी नहीं पता कहाँ इंडिया कहाँ पर पाकिस्तान, कुछ भी नहीं पता। उसने पूरा नक्शा मिला दिया। उसका बाप खुद शॉक हो गया कि ये कैसा हुआ। तो उसने पूछा ये कैसे कर दिया तूने? उसे लगा उसकी मम्मी ने हेल्प की होगी। तो बोली पापा ये मैं जब नक्शा बना रही थी तो इस पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पीछे ना एक बच्चे की फोटो थी, तो मैंने पीछे वाली फोटो को मिला दिया, बच्चे की पूरी शक्ल बना दिया, तो दूसरी साइड अपने आप ही मैच होगी। This is the way we learn from the environment. We observe the things, we understand the things. This is the way to the life. This is the way, this is the journey. हमारी लाइफ की ये जर्नी है जो इस तरीके से क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो ये इवैल्यूएशन फेज पे आता है, जहां पे हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में जो बच्चे ने सीखा है क्या वो सही तरीके से सीखा है या नहीं सीखा। तो ये तो बेसिकली आपका क्या है बेटा, सिलेबस है। तो सिलेबस के बाद अब थोड़ा सा चीजों पर समझ आ रहा है, यहाँ पर मजा आ रहा है टीचिंग पढ़ के, तो एक बार थम्स अप। टीचिंग और कम्युनिकेशन ये मेरी पढ़ाने के लिए मेरी फेवरेट यूनिट्स है। मैं बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ये दोनों यूनिट्स, सारी अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये दो यूनिट्स तो थोड़ी ज्यादा ही जैसे बोलते हैं ना कि प्यार है जैसे इन यूनिट्स के साथ, क्योंकि पर्सनल लाइफ में ये चीजें बहुत काम आती है, इस वजह से पढ़ाने में भी मजा आता है। बेसिक्स ऑफ टीचिंग, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे और कुछ कुछ चीजें जिनको ऐसे स्किप करके निकलेंगे। अब टीचिंग इंट्रोडक्शन क्या है, टीचिंग क्या है? देखो टीचिंग का मतलब क्या है कि आप अपने बच्चों को कैसे अच्छा इंसान बनाते हो। दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग। अब टीचिंग के अंदर स्किल्स वगैरह सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन एक नॉर्मल सी बात आप समझ लीजिए कि एक टीचर का मेन पर्पस एक स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होगा। जो टीचर सिर्फ आपको पढ़ाने तक सीमित है वो एक अच्छा टीचर नहीं है। जो टीचर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, जो टीचर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, आपको पढ़ाई के साथ और भी चीजें बताता है, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लर्निंग। क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ वो तो आप खुद भी पढ़ लोगे। किताबी ज्ञान किताबों तक है, इससे बाहर नहीं है। वो बाहर का ज्ञान अगर आपके टीचर आपको दे रहे हैं तो आपको उसको लेना चाहिए, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट टीचिंग। सो टीचिंग इज द एक्ट ऑफ असिस्ट लर्निंग इन द इंडिविजुअल। एक बच्चे को सिखाने के लिए लर्निंग की जाती है। आपके कुछ डिजायर्ड स्किल्स हैं, टेक्निक्स और प्रोसीजर है, जिससे हमारी जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है, फैसिलिटेट हो जाती है। तो सिंपल। अब ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या होती थी? पुरानी डेफिनेशन यही होती थी कि टीचिंग का मतलब है कि बस किताबी ज्ञान बच्चों को दे देना, बस जो सिलेबस है उसको खत्म कर देना। ये हमारा सिलेबस है भैया, 10 चैप्टर है, 1 साल है, 1 साल के अंदर ये 10 चैप्टर हमें पढ़ाने हैं। नहीं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। ये 10 चीजें हैं कि आप लोगों को पढ़ानी है, दैट्स जो हम इस चीज के बारे में बात करें। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है? मॉडर्न डेफिनेशन ये बोलती है कि टीचिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ वो किताबी ज्ञान देने तक ही नहीं है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसको सोसाइटी के लिए तैयार करना कि कल को जब वो सोसाइटी में जाएगा, जब वो सोसाइटी को फेस करेगा, जब वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो किस तरीके से अपने आप को उस सोसाइटी का पार्ट समझ पाएगा, वो किस तरीके से उस सोसाइटी का हिस्सा बन पाएगा। दैट्स व्हाट वी कॉल मॉडर्न डेफिनेशन। अब स्कूल में या कॉलेज में एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, याद आपको? को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? जो और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, दूसरे डिबेट है, कोई ड्रामा है, कोई और ऐसी 36 तरीके की एक्टिविटीज है। अब कुछ कॉलेजेस स्कूल में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है उन बच्चों को जो इसका पार्ट करते हैं, और कुछ में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया जाता है। जैसे हमारे पर्सनल हमारा जो डिपार्टमेंट था, वो हमें इन चीजों के लिए हम मतलब रोक तो सकते नहीं है, लेकिन वो इन चीजों पे ना में जाने से थोड़ा ज्यादा रोकते थे कि नहीं तो तुम पढ़ाई करो, और हमारा इंटरेस्ट इन चीजों में ज्यादा होता था। जब मैं कॉलेज में गया था तो हमारे कॉलेज में तकरीबन 30 को करिकुलर एक्टिविटी होती थी, और मैंने उसमें से 21 में ऑडिशन दिया था। कैन यू इमेजिन? क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को हर चीज एक्सपेरिमेंट करनी है, और उसमें से मैं 7 में सिलेक्ट भी हो गया था, लेकिन अल्टीमेट एंट्री सिर्फ 3 में मिलती है। तो समझ रहे हो ना, 21 ऑडिशन दिए, 7 में सिलेक्शन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली पार्टिसिपेट किया 3 में। क्योंकि मुझे ये था कि कॉलेज के जो ये लाइफ है ना, इसमें सीखो जितना सीख सकते हो, कुछ भी है। कभी फुटबॉल का भी दे दिया, टेबल टेनिस का भी दे दिया, भंगड़े का भी दे दिया, ड्रामे का भी दे दिया, क्या ही आता है ऑडिशन देने में? कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही ना, है ना? कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। तो कोई भी ऑडिशन होता था, कुछ भी होता था, जाके घुस जाते। उससे क्या होता था, एक तो ऐसा होता था कि ऑडिशन खत्म होता था तो 1-2 लेक्चर बंक मार लेते थे, 1-2 लेक्चर बंक मार लेते थे, टीचर को आके बोल देते सर हम ऑडिशन में थे, है ना? फायदा हो जाता था, पढ़ाई से भी बच जाते थे। तो ये वही बताया हुआ है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं
उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ही फोकस करना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई पे फोकस करना जरूरी है। और शायद कॉलेजेस में हमें इन चीज़ों के बारे में कम बताया जाता है, मतलब अब तो चलो फिर भी काफ़ी हो गया, लेकिन पहले इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। तो ओवरऑल का मतलब कि बच्चों के अंदर वो स्किल्स को डेवलप करना। तो 3 चीज़ें हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन। आप इसको लर्निंग भी बोल सकते हो। टीचिंग का मतलब क्या है कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाना। लर्निंग इज द आउटकम ऑफ टीचिंग। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसका आउटकम क्या है? आप कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग। और लर्निंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? लर्निंग का मीनिंग होता है आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज। जब आपके बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आ जाता है, जब आपका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है, आपके बिहेवियर के अंदर चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल लर्निंग। एक चेंज आ जाता है परमानेंट। और टीचर का मेन पर्पस ही होता है कि आपके बिहेवियर को चेंज करना। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर गिव द इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं दूसरे इंडिविजुअल को कुछ पढ़ा रहा हूं, वाचिंग सिस्टमैटिकली, और फिर उसके बाद मैं ये ऑब्जर्व भी कर रहा हूं कि आप वो सारी चीजों को सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। अब टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये तो नॉर्मल है। देखो, टीचर का काम है आपको गाइड करना और आपको ट्रेनिंग देना। टीचर का काम है कि वो आपको गाइड करेगा, वो आपको ट्रेनिंग देगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। टीचर ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ेगा अगर उसका अपने सब्जेक्ट पे फुल कॉन्फिडेंस होगा। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड है, अगर मेरा इस सब्जेक्ट पे फुल कमांड है, तभी मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे खुद ही टीचिंग नहीं आती तो मैं आपको कैसे कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकता हूँ? समझ रहे हो? तो अगर मेरे पास नॉलेज है तो वो नॉलेज अपने आप किस चीज़ को लीड करेगी? उस नॉलेज से अपने आप मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उस नॉलेज से मेरे अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। और उस कॉन्फिडेंस से फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से क्या कर पाऊंगा? पढ़ा पाऊंगा। तो ये क्लासरूम में एक इंटरेक्शन होती है बच्चों की और टीचर की। और टीचिंग एक आर्ट भी और साइंस भी है। जैसे साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है रूल्स। साइंस का मतलब होता है रूल्स। साइंस का मतलब कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो रूल हमें क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। और टीचिंग में हम उन रूल्स को रूल्स नहीं बोलते, हम उनको मैक्सिम्स बोलते हैं। बट वी कॉल इट मैक्सिम्स। ये भी टॉपिक आपका टीचिंग मैक्सिम्स। मैक्सिम्स का मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ टीचिंग के रूल्स बन जाते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब आप लोगों को, आपने कोई लैंग्वेज सीखी होगी तो सबसे पहले आप लोगों ने उसके लेटर सीखे होंगे, फिर वर्ड सीखे होंगे, फिर सेंटेंस सीखे होंगे। ऐसे ही होता है। मतलब पहले आपने अल्फाबेट सीखे, मतलब आपने पहले ए सीखा, फिर ए फॉर एप्पल सीखा, एंड फिर आपने दिस इज एन एप्पल सीखा। ऐसे ही सीखा, या सीधा ही आप लोगों को दिस इज एन एप्पल सिखा दिया था? तो एक सिस्टम है। मतलब पहले आप बेसिक चीजों को समझाओगे बच्चों को, धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। मतलब किसी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये मैक्सिम्स है जो टीचर टीचिंग को एक साइंस बनाते हैं, लेकिन उस साइंस का आर्ट्स में कन्वर्ट होना वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर टीचर को पता है कि टीचिंग के ये मैक्सिमम, लेकिन उस सिस्टम को, उस तरीके को यूज करना, ये स्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे दो बच्चे हैं, मैंने दोनों को रंग दे दिए, कौन से? रंगोली वाले, और उनको बेसिक रूल्स भी समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब उसमें से एक बच्चा है जिसको रंगोली बहुत अच्छी बनानी आती है और दूसरे को उतनी अच्छी नहीं आती। तो अब देखा जाए, उनको रूल्स दोनों को पता है, लेकिन अब जिसके पास ज्यादा स्किल है वो दूसरों से आगे बढ़ जाएगा, दूसरों से ज्यादा अच्छा बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने साइंस की जो रूल्स हैं उसके साथ उसने स्किल्स पे या आर्ट्स पे भी फोकस किया। ये वो क्लास में भी आ जाती है। हर टीचर को पता है पढ़ाना कैसे, टीचिंग के रूल्स सबको पता है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी फ्रीक्वेंसी किस टीचर के साथ मैच होती है? आपके लिए वो अच्छा टीचर। आपकी फ्रीक्वेंसी जिस टीचर के साथ मैच होगी वो आपके लिए बेस्ट टीचर बन जाएगा। मेरे साथ मैच होगी तो मैं अच्छा टीचर, मेरे साथ नहीं मैच होगी, किसी और के साथ होगी तो मैं वो अच्छा टीचर। कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी पे और भी तो सारे टीचर हैं, बच्चे सबकी क्लासेस अटेंड करें, उसमें कोई फर्क नहीं है। जिसको आपको अच्छा लगता है आप जाके देखिए। द थिंग इज कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होती है वो आपके लिए क्या बन जाता है? अच्छा टीचर बन जाता है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या? देखो ऑब्जेक्टिव भी सेम आ गया वही, कि एक बच्चों के लिए अच्छी फाउंडेशन तैयार करना। आप नॉर्मली देखते हो कि जो जिसकी जितनी अच्छी फाउंडेशन होती है, जिसकी जितनी अच्छी फाउंडेशन होती है, वो बच्चा उतना जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को बनाने में, हमारे करियर को बनाने में ये जो हमारा स्कूल लाइफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं करती है? जो हमारी स्कूल लाइफ है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब नेट का एग्जाम क्रैक करने में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में या कॉलेज में कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं करवाई जाती, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। बस एक दिन पढ़ के पेपर देते हैं, पास हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे आके उनको क्या होती है? दिक्कत होती है। यहाँ पे फिर आके वो क्या कर पाते हैं? फिर वो यहाँ पे उनको बेसिक सी चीज़ें भी नहीं आती।
तो फाउंडेशन जरूरी है। क्या रहता है, सब्जेक्ट है उसकी रेलेवेंस को बढ़ाना, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट करना, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम। देखो ये बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, इसमें ना हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, एक वर्ड आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन होता है किसी का बिलीफ चेंज कर देना। नॉर्मली ये एक नेगेटिव सेंस में वर्ड यूज किया जाता है, ब्रेन वॉश बोल देते हो आप, माइंड वॉश भी बोल देते हो। इंडोक्ट्रिनेशन बिलीफ सिस्टम बनाने का मतलब क्या है कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको एक आपका अच्छा बिलीफ सिस्टम बनाए। अगर आप मतलब एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनाए। अगर मैं आपको यहाँ पे आके बताऊं कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ो, सुबह उठ के बाबा जी को देखा करो, बाबा जी की कृपा आएगी तो आपका करियर बन जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, सुबह गाय को रोटी डालो, हरे रंग के कपड़े पहन के निकलो, सब तरक्की हो जाएगी। अगर देखा जाए तो है तो ये एक बिलीफ सिस्टम ही ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब देखा जाए तो मैं एक बिलीफ सिस्टम ही डेवलप करने की कोशिश करूँ। अगर ये सारी चीजें मैं किसी पहली दूसरी के बच्चे को लगातार बोलता जाऊं तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी साइंस पे भरोसा करेगा? जब आपको हर रोज आपके टीचर एक ही बात बताए जा रहे हैं कि बेटा ये कर लो, कभी ये कपड़े पहन लो, इस गाय को चारा डाल दो, बंदर को केले खिला दो, इससे सब तरक्कियां हो जाएंगी, वो अपनी जगह पर है, मेहनत अपनी जगह पर है। तो बिलीफ सिस्टम, और दूसरा टीचर आपको ये गाइड करता है कि नहीं बेटा मेहनत करो, बेटा मेहनत करो। तो बिलीफ सिस्टम बनाना ये भी क्या है, एक टीचर का ही काम है। तो मतलब तुम्हारी कुंडली में दोष है, भाई कुंडली में दोष नहीं है, बताने वाले के दिमाग में दोष है। कुंडली में दोष कहां से होगा बताओ? ऊपर वाले ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तुम्हारी जिंदगी का कोई तो मकसद होगा ही। कोई कौन होता है तुम्हें बताने वाला? तो अंधविश्वास से ना जाके, अंधविश्वास ना करके रैशनल रहो। एटलीस्ट आप तो रैशनल रहो। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर आप सुबह किसी की बात सुन के कपड़े पहनते हो तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। मैं तो बोलता हूँ पैसे हैं नहीं तो तेरा शनि भारी है, राहु केतु, मैंने कहा तीनों को बुला यार, तीनों को बुला, तीनों मिलके कमाएंगे, पैसा तो आएगा। सो बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है, अच्छा बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छे काम करो, मेहनत करो, सब मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलता है, बोलते हैं हर मुश्किल का हल मिलता है, तो खुद पे भरोसा करो। दूसरा, डिजायर्ड चेंज इन पब्लिक, बच्चों के अंदर जो कुछ गलत आदतें हैं उनको सही करना, उनके बिहेवियर को, उनके कंडक्ट को, नॉलेज है, लर्निंग स्किल्स है, और एफिशिएंट मेंबर्स टू सोसाइटी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो आपके भविष्य बता रहे होते हैं, खुद का भविष्य बताने के लिए तो उनको ऐड करनी पड़ती है। भाई इतना ही सब जानते हो तो क्या आप 3-3 1-1 रुपए का कार्ड लोगों के घरों में फेंक के जाते हो? 1008 बंगाली बाबा, आधे घंटे में आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, नहीं तो पैसे वापस। तेरा कार्ड नहीं पहुंचा मेरे पास आधे घंटे में। ये सब फर्जी है, इनसे बचो, इनसे बचो। टीचिंग इज एन आर्ट। अब इसके बारे में आपको बता दिया है। टीचिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि आप टीचिंग के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हो, सीखते रहते हो। आप क्या करते रहते हो बेटा? सीखते रहते हो। सीखने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ और किसी की एग्जांपल क्यों ही दूंगा। आज से 5-6 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आज से 5 साल की पहले की वीडियो और आज के वीडियोस, तो उसमें काफी फर्क आ गया है। वो क्यों आया? क्योंकि मैं लगातार 5 साल से एफर्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिससे पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका है क्या होता है तो चेंज हो जाता है। मतलब इट इज आर्ट कैसे, मतलब कैसे, क्रिएटिविटी कैसे, आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, एक्सपीरियंस से सीखते हो। वही चीज, अब एक बंदा है उसको गाड़ी चलाते हुए 1 महीना हुआ है और एक बंदे को 1 साल हो चुका है और एक बंदे को 10 साल हो चुके हैं, तो फर्क होगा ना तीनों की गाड़ी में, तीनों के स्किल में फर्क होगा। जो 1 महीने से चला रहा है वो भी थोड़ा स्टक हो जा रहा होगा, कहीं पर उसकी गाड़ी बंद हो जा रही होगी। 1 साल वाला इससे थोड़ा अच्छा चला रहा होगा, लेकिन जिसको 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए वो सबसे अच्छा चला रहा होगा। तो इट इज ऑल अबाउट योर practice, it is all about your learning, it is all about your experience है इस वजह। टीचिंग साइंस क्यों है ये मैंने आपको पहले बता दिया कि टीचिंग साइंस इस वजह से है क्योंकि साइंस के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहले इजी चीजें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, फिर धीरे धीरे चीजों को, डिफिकल्ट चीजें पे फोकस किया जाता है। और ये जो मैं आपको जादू मंत्र वाली बातें बताता हूँ ना भाई, ये मेरे पर्सनल व्यूज है, ठीक है? आपको इसको मानना ना मानना जरूरी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल व्यू है कि मैं इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं करता, हाथों की लकीरों पे, पैरों की लकीरों पे, मैं इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता। आप करते हो तो मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि आप करो या ना करो, ठीक है?
ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, हर किसी का अपना अपना। मैं सिर्फ आपको अपना बताता हूँ कि भैया मेरे को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को खुद की राशि तक नहीं पता, ना मैंने कभी अपनी राशि पढ़ी है, ना मैंने कभी किसी को हाथ दिखाया है। मैं इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता। दैट्स माय पर्सनल व्यू। आप करते हो, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। द थिंग इज कि साइंस में रूल्स हैं और आर्ट्स में उन रूल्स की एप्लीकेशन। ऊपर वाले पे कौन नहीं करता यार, ऊपर वाले पे एक ही भगवान है, बस उस पे भरोसा है। भगवान के बनाए हुए इंसान भगवान नहीं हो सकते, मेरा लॉजिक ये है। आपको मांग रहे हैं तो सिर्फ उससे मांगो, उसके बनाए हुए इंसान भी उससे ही मांगते हैं। दैट इज माई लॉजिक। इंसान का, भगवान के बनाए हुए इंसान भगवान नहीं हो सकते, जो मुझे लगता है ना। बाकी तो सबका अपना अपना है। तो अगर कुछ चाहिए तो ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि अगर किसी इंसान को भगवान मान रहे हो तो आप ये भी तो सोचो उसको भी तो भगवान नहीं बनाया भाई, है ना। इस वजह से अब जब हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं बेटा, तो हमें अलग अलग तरीके के जो स्टाइल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में जा रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो। जैसे अथॉरिटेरियन होता है, जहां पर पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, टीचर के पास होता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये मेमोरी लेवल बोलते हैं इसको। छोटे बच्चे हैं जैसे प्री नर्सरी के, फर्स्ट सेकंड क्लास के, जहां पर बच्चों का माइंड अब इतना डेवलप नहीं होता, तो सब कुछ टीचर करते हैं। यहाँ पर ये वो वाली फेज आती है जहां पर टीचर भगवान होता है। आप अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, टीचर के साथ वो इतना पर्सनली अटैच हो जाते हैं कि आप उनके टीचर के बारे में कुछ बोल दो ना तो वो गुस्सा कर जाते हैं, है ना। ये वो वाली स्टेज होती है जहां पर बच्चों को एबीसी सिखाया जाता है, रट्टा मरवाया जाता है, रेक्टिफिकेशन की जाती है, रूट लर्निंग पे फोकस होता है। तो आप बोल दो ना कि नहीं, सपोज करो उसकी मैडम का नाम रीटा है, रीटा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप रीटा की एग्जांपल क्यों देते हो, किसी और की एग्जांपल क्यों नहीं देता। मैं आपको बताता हूँ, रीटा असल में एक मूवी थी, बहुत देर पहले आई थी, यारण मुल्ले। तो उसमें रीटा एक छिपकली का नाम था। तब से ये नाम मुझे इतना पसंद है उस मूवी के अंदर, तब से मैं एग्जांपल में ये यूज करता हूँ बार बार। उसमें छिपकली का नाम उन्होंने रीटा रखा हुआ था, उनके रूम में छिपकली रहती थी एक, तो इस वजह से। तो सपोज करो उसकी मैडम का नाम रीटा है। अब वो बच्चा उस मैडम से पढ़ता है, उसके साथ उसकी एक बॉन्डिंग बन चुकी है। तो आप अगर बोलोगे ना रीटा मैम तो बहुत बहुत बेकार है, तो वो गुस्सा करेगा। पहले बोले नहीं ऐसा नहीं है। और अगर आप बार बार लगातार बोलते जाओगे ना तो फिर वो आपको पीटने के लिए आएगा, फिर वो आपको पीटने भी, थप्पड़ भी मार देगा, है ना। होता है या नहीं होता। तो मतलब ये वो वाली स्टेज है बेटा जहां पर टीचर के पास सारा कंट्रोल होता है और बच्चों को वो रूट लर्निंग, रेक्टिफिकेशन है वो करवाया। देन आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होता है, इसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये लेवल भी आगे पढ़ेंगे। ये वो वाला लेवल आ जाता है जहां पर बच्चों का माइंड डेवलप हो जाता है, स्कूल में आ जाते हैं 8वीं 10वीं में, जहां पर कोलैबोरेटिवली, डेमोक्रेटिक समझ रहे हो ना, कि अब बच्चे सवाल पूछते हैं, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों सेंट्रिक हो जाते हैं। यहाँ पर जितना रोल बच्चों की, डेमोक्रेटिक का, डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, कि लोगों का, लोगों के लिए। जैसे अब इसने की एग्जांपल दी थी वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन की डेफिनेशन थी शायद उसी की, अब्राहम लिंकन की थी। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं कि बच्चे, क्लासरूम की एक्टिविटीज होती है जहां पर ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो और क्लासरूम में टीचर की इंटरेक्शन होती है, तो थॉटफुल हो जाता है। और ये ऐसा पॉइंट हो जाता है जहां पर इंटरेक्शन होती है क्लासरूम की, टीचर भी बच्चों से सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट के सवालों का जवाब देते हैं। और ये वो वाली स्टेज हो जाती है जहां पर कई बार इशू डिशू भी हो जाता है। इशू डिशू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आके कई बार बच्चों और टीचर के बीच में थोड़ा सा तो मैं भी हो जाती है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पक्का, आपके स्कूल के, कॉलेज के कुछ ऐसे कांड होंगे जहां पर क्लास में भारी भयंकर झगड़ा हुआ होगा टीचर का और स्टूडेंट के बीच। नॉर्मली होता है या नहीं होता, पता होता है या नहीं होता, हो जाता है ना, कॉलेज में, स्कूल में होता है। तो ये वो वाली स्टेज आ जाती है। देन आ जाता है लेज़ी-फेयर। ये वो वाला हो जाता है जहां पर टीचर का रोल एकदम से कम हो जाता है। ये आपका नॉर्मली होता है, जैसे पीएचडी लेवल पे हो जाता है, इसको आप रिफ्लेक्टिव लेवल बोल देते हो। मतलब ये वो वाला लेवल आ जाता है जहां पर जो ज्यादा रोल होता है बच्चा, टीचर का रोल सिर्फ क्या बोलते हो आप, कि टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाता है कि वो आपको सिर्फ गाइड करता है। वो सिर्फ आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। गाइड करने का मतलब है कि सिर्फ नाम का एक टीचर रह गया, वो फैसिलिटेटर है, ही इज द फैसिलिटेटर। टीचर इस पॉइंट पे आपके कौन सा रोल प्ले करता है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, वो फैसिलिटेट करता है। कोई मतलब ज्यादा रोल नहीं रहता। जैसे इसको ह्यूटागोजी भी बोल देते हैं, पीएचडी लेवल पे होता है। पीएचडी लेवल पे आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। टीचर आपको थोड़ा बहुत गाइड करता है कि ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे करना कर लो। तो बोलते ठीक है सर, हम जैसे करना कर लेंगे, तुम निकलो। ये वो वाली स्टेज आ जाती है। टीचर बस आपको हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, करना आपको ही पड़ेगा।
तो ये वो वाली स्टेज होती है लेज़ी स्टेज। हाईली थॉटफुल एक्टिविटीज होती है जहां पर टीचर बस आपको बताएगा ऐसे ऐसे कर लो, सब करना तो सब कुछ आगे बढ़ो। अब जैसे टीचर ने बोल दिया जाओ 500 लोगों से डेटा कलेक्ट करो, कितना बोल दिया, 500 लोगों से डेटा कलेक्ट करो, उसकी तो एक लाइन है, तुम्हारे तो 2 महीने लग गए। टीचर ने आपको बोल दिया 500 लोगों से डेटा लेके आओ, एक लाइन है, तुम्हारे 2 महीने निकल गए उसमें। अगर हर रोज 5 लोगों को भी पकड़ रहे हो तब भी 90-100 दिन का टाइम लगेगा। मतलब उसकी एक लाइन को पूरा करने के लिए आपको 3 महीने खज्जल होना पड़ेगा, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेगी, बैंक की डेटा दे दो भैया साहब, डेटा दे दो, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेगी। यस और सो दिस इज व्हाट रेट्रोस्पेक्टिव लेवल बोल देते हो, रिफ्लेक्टिव लेवल बोल देते हो, स्टूडेंट सेंट्रिक लेवल बोल देते हो। तो इसको हम लेज़ी स्पेल बोलते हैं। तो अब डिपेंड करता है, देखो अब ऐसा इसमें क्या होता है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर इसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है या बेस्ट तरीका कौन सा। देखो बेस्ट कोई भी नहीं है या सारे ही बेस्ट है। सिचुएशन कैसी है, अगर मैं बोलूं कि पीएचडी लेवल पे अथॉरिटेरियन तरीके से पढ़ाओ, पढ़ा सकते हो क्या? नहीं। यहाँ पे आके मैं अथॉरिटेटिव तरीके से पढ़ाने लगूं, भाई एक दिन क्या आधा घंटा नहीं आप मेरी सुनोगे, मेरी क्लासेस तो खाली हो जाएंगी। जहाँ पर भी 5000, 10,000, 11,000 बच्चे आते हैं, यहाँ पर 1-2 भी नहीं आएंगे। तो वहां पर अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो ये वाला मेथड अप्लाई होगा, कॉलेज लेवल पे डेमोक्रेटिक हो जाए तो ये हो जाएगा। अब हम जो यूज कर रहे हैं वो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मतलब मोस्टली तो हमारा डेमोक्रेटिक है, कई बार रिफ्लेक्टिव चीजें भी हो जाती हैं। मोस्टली हम डेमोक्रेटिक स्टेज पे हैं जहां पर हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पॉइंट है कि जब हम क्लासरूम में आते हैं, मैं हमेशा क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट ही आता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि आज बहुत सारी चीजें आपसे भी मुझे सीखने को मिलेंगी। इवन के क्लास में से अगर कोई बच्चा मुझे कोई बात बताता है ना, तो मैं स्पेसिफिक उसका नाम बोलूंगा, ये बहुत अच्छी बात बताइए, स्पेसिफिक उस चीज को मैं, क्योंकि लर्निंग तो हम भी तो लाइफ लॉन्ग लर्नर ही हैं। लर्निंग होते हैं ना, चाइनीज में बोलते हैं क्या, चाइनीज में पता क्या बोलते हैं, लर्निंग फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, मतलब माँ की कोख से टॉम मतलब ताबूत तक, मतलब जन्म से पहले से शुरू हो जाती है और जब तक हम मरते नहीं है तब तक हमारी लर्निंग है वो चलती रहती है। तो वही चीज है, हम लगातार सीखते रहते हैं, डिपेंड करता है कि हम कितना सीख रहे हैं। जैसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी लर्निंग होती है। किसी टाइम पे हमें एबीसी भी नहीं आती थी, किसी टाइम पे हमें एबीसी भी नहीं आती थी, तब हमें वो चीज लेवल के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे अब अगर आप एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने बैठ जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने बैठ जाओ, तो आपको लगेगा क्या ये तो बोले, तो आपको बोले कि दीदी भैया एबीसी सिखा दो, एबीसी क्या ही होती है एबीसी, जबकि आपको ये नहीं पता कि बेटा कभी उस स्टेज पे तुम भी थे, जो हालत आज उस बच्चे की है वो तुम्हारी भी थी, तुम उसको क्रॉस कर चुके हो, तो तुम्हें लगता है कि वो बहुत सही है, वो तो सब कुछ आता है, लेकिन जब तुम उस सिचुएशन में थे तब तुम्हारी हालत भी वही थी, और आज से 20 साल के बाद वो बच्चा उस स्टेज पे बैठा होगा जहां पर तुम बैठे हो। जैसे तुम्हें ये जो चीजें जो पढ़ाई जा रही है ये डिफिकल्ट लगती है, तो उस बच्चे के लिए वो एबीसी भी तो डिफिकल्ट है, उस बच्चे के लिए वो एबीसी भी डिफिकल्ट है, जैसे आप लोगों के लिए ये वाली चीजें डिफिकल्ट है। तो हर लेवल पे सीखने सिखाने की बहुत सारी चीजें होती हैं, और उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, बच्चे सीखते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 स्टाइल होते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास कुछ टीचिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो हमें नॉर्मल देखने को मिलती है। एक होता है कि अगर टॉपिक है वो एक जनरल नेचर का है, या फिर टॉपिक है वो स्पेसिफिक नेचर का है। जनरल समझ रहे हो ना, जो नॉर्मल डिस्कशन जिसमें हर लोग अपने व्यूज पॉइंट बता सकते हैं, नॉर्मल डिस्कशन का टॉपिक है। फिर दूसरी साइड पे आ जाता है कि क्या वो नॉलेज डायरेक्ट दी जा सकती है या फिर वो नॉलेज इनडायरेक्ट दी जा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक टॉपिक जनरल नेचर का है और मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा सकता हूँ, तो दैट इज टीचिंग। अगर एक टॉपिक जनरल नेचर का है, कोई भी मैं टॉपिक उठाऊं और उसको डायरेक्टली आपको समझाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी टॉपिक, जैसे टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग का मीनिंग है, जैसे बोलते हैं टीचिंग का मीनिंग है, तो क्या ये एक जनरल टॉपिक था? सबको पता है, आपको भी पता है टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, तो हम डायरेक्टली आपको वो सारी चीजों की मैं नॉलेज दे सकता हूँ। हम नॉर्मल एक डिस्कशन करेंगे और आप वो सारी टर्म्स को क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, और मुझे नहीं लगता आपको उसमें कोई दिक्कत आएगी। अगर यही जो टॉपिक जनरल नेचर का हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली नॉलेज ना दे पाऊँ, तो उसमें आपको क्या करूंगा, मेंटर करूंगा। मेंटर समझ रहे हो ना, जैसे टीचर एक मेंटर का काम करता है, आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे गाइड करना। मेंटरिंग का मतलब होता है गाइड करना, और जो मेंटर होता है वो आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करता है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको उस टॉपिक के बारे में गाइड करना नहीं होता, लाइफ के लिए आपको चीजों को सिखाना होता है। मेंटरशिप, उसके अंडर रह के आप क्या करते हो, काम करते हो। उसी तरीके
जैसे आपको कंप्यूटर सिखाना है, अब कंप्यूटर सिखाना एक डायरेक्ट स्किल है, टॉपिक ऑफ स्पेसिफिक नेचर है, स्पेसिफिक है, लेकिन उसको डायरेक्टली सिखाया जा सकता है, ड्राइविंग उसको डायरेक्टली सिखाया जा सकता है। लेकिन इंस्ट्रक्शनल इंडायरेक्ट वो कोचिंग हो, तो जैसे कोच किया जाता है, जैसे कुछ गेम्स खेली जाती है, तो वो किसका पार्ट बन जाता है, वो कोचिंग है। तो ये कोच हो जाता है जहां पर कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, समझ रहे हो ना। स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो वहां पर हम इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, टॉपिक स्पेसिफिक नेचर। लेकिन जैसे जैसे जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं वहां पर फिर हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है। फिर आपको क्या किया जाता है, कोच किया जाता है। अभी मैं इसका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस चार्ट को अपने दिमाग के अंदर सेट करने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू सेट दिस टॉपिक इन योर माइंड। अच्छा, अगर जनरल नेचर है तो सर टीचिंग हो जाएगा, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में मेंटरिंग हो जाएगा, स्पेसिफिक है तो डायरेक्ट में सर ट्रेनिंग हो जाएगा, और स्पेसिफिक है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कोचिंग। राइट, इंडोक्ट्रिनेशन भी बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ कि इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम टीचिंग, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, ठीक है, टीचिंग के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कोचिंग की। अब कोच क्या होता है, कोचिंग इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस, फीडबैक एंड डायरेक्शन टू इंश्योर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। कोच है, जैसे अभी आपको क्रिकेट के लिए कोई कोच कोचिंग होती है तो आपकी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है, समझ रहे हो। यस, आपसे हम कोई पर्टिकुलर काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा, आपको फीडबैक दी जाएगी और आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कोचिंग के। कोचिंग इज सपोर्टिंग समवन्स एफर्ट टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल। जैसे अभी ये जो कोचिंग, जैसे भी क्लासरूम है, जैसे सपोज आप यूजीसी नेट की कोचिंग ले रहे हो ना, एक तरीके से यहाँ पर आप कोचिंग ही तो ले रहे हो, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, हम आपके एफर्ट्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को क्या करते हैं, फोकस करते हैं आपके गोल्स को अचीव करने। लेकिन जो टीचिंग है वो क्या है, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। टीचिंग स्पेसिफिक नहीं होती कभी, याद रखिए, टीचिंग जनरल होती है। टीचिंग क्या है, जनरल होती है, लेकिन जो कोचिंग है वो जनरल नहीं होती। कोचिंग क्या होती है, कोचिंग हमेशा स्पेसिफिक होती है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आप लोगों को कोचिंग दी जाती है। देन आता मेंटरिंग। मेंटर क्या होता है, आप लोगों का से कोई सीनियर पर्सन होता है, इट इज अब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मेथड। तो मेंटर में आपके माइंड को डेवलप किया जाता है। मेंटरशिप का कनेक्शन किसके साथ हो, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ होता है, मतलब माइंड के साथ होता है। इज ट्रांसफॉर्मेशनल एंड मोर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटी, a relation which one experience or more knowledgeable person has to less experience or less knowledgeable. This mentor can either assigned or selected by mentee. The mentor can either by direct or indirect. For the mentorship relationship, the mentee has certain obligation which he must fulfill. तो इसमें क्या होता है, मेंटरशिप में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके मेंटर के प्रति, जो आपको मेंटर बोलता है आपको उस तरीके से करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये मिल के पार्टनरशिप के तहत क्या करते हैं, मेंटरशिप का काम होता है। जो नॉर्मली काम होता है वो किस तरीके से होता है, वो पार्टनरशिप की तरह काम होता है, दोनों मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेंटरशिप का मतलब है कि वो जो मेंटर उस स्टेज पे है तो वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर स्टेज से क्या हो चुका है, क्रॉस कर चुका है, बिल्कुल रोल मॉडल की तरह उसको क्या करते हैं। देन आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमेशा स्पेसिफिक ही होती है और ये किसी स्किल की होती है। ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है आपके स्किल्स पे काम करना, एबिलिटीज, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे गाड़ी सीख रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, कोई गेम सीख रहे हो, तो ये स्किल्स को डेवलप कर रहा है। जैसे टाइपिंग सीख रहे हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र सीखते ही रहोगे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी सीखते हो तो कितने देर का कोर्स होता है, 15 दिन का होता है, 20 दिन का कोर्स होता है, या 1 महीने का कोर्स होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप 1 साल से गाड़ी सीखे जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतनी देर के लिए आप, मतलब मोस्टली जो कोर्स होता है वो 15 दिन का होता है या 22 दिन का होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा कोर्स होता है। जो ड्राइविंग स्कूल वाले लोग हैं वो 15 दिन सिखाते हैं या 22 दिन सिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अब वो 22 दिन का मतलब क्या हुआ कि आप उसके अंदर इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप खुद से अब वो काम है वो कर पाओगे। बाकी उसके बाद तो आप कितने एक्सपर्ट होते हो उसमें उस चीज पे डिपेंड करता है। फिर आप उस चीज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एफर्ट्स कर करके कितने ज्यादा एक्सपर्ट हो जा रहे हो, वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट बन जाता है। मेरे फैमिली मेंबर में एक मेंबर है जो हर साल सीखती है। क्या बोला, हर साल सीखती है, ये कौन सा लॉजिक हुआ। पहली बार सुना है ऐसी चीज, तो फिर भी नहीं आती। अच्छा, ऐसा होगा गाड़ी सीख तो लेती हो कि घर वाले चलाने नहीं देते होंगे ना, अगले साल फिर बोलते हो कि शायद इस साल मेरे को गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। देखो, आप एक बार सीख लेते हो, ये फैक्ट है कि अगर आप एक बार सीख लेते हो तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपने गाड़ी सपोज करो सीख ली और आपने 2, 4, 6 महीने गाड़ी नहीं चलाई, तो आपको क्या लगता है कि आप सेम टू सेम वैसे चला लोगे? कभी नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं।
गाड़ी के केस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा। तो ये हो जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि आपके स्किल्स पे फोकस होती है, स्किल्स पे फोकस होती है। नहीं तो आप 6 महीने पहले आपने गाड़ी सीखी, 6 महीने के बाद आपको गाड़ी चलाने का दोबारा मौका मिला, तो पहले दिन तो आप कंफ्यूज ही होते रहोगे यार, क्लच कौन सा था, ब्रेक कौन सा है, रेस कौन सा है। रेस की जगह पर ब्रेक दबाते रहोगे, ब्रेक की जगह पर रेस दबाते रहोगे, जहां पर रोकना होगा वहां पर उड़ा दोगे, जहां पर उड़ानी होगी वहां पर ब्रेक लगा दोगे ताकि पीछे वाला आपको ठोक देगा आगे। होता या नहीं होगा? तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लगातार। जैसे अब एक्टिवा भी तो प्रैक्टिस पे ही है, गाड़ी कोई भी है, बाइक सीख लो, कुछ भी हो, थोड़े एफर्ट्स तो लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ट्रेनिंग। और काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग मोस्टली इमोशनल लेवल पे होती है, गाइडेंस प्रोसेस होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जहां पर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है। सर आपको कार चलानी आती है? क्या बताऊं, ऐसा सवाल है जी बेटा, आती है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी को पर्सनल लेवल पे फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हो, और साथ ही साथ फिर उसको, मतलब जैसे तो काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है, इवन के कुछ इमोशनल लेवल पे जो लोगों को होता है उनको भी जरूरत पड़ जाती है। इमोशनल लेवल पे किसी को हेल्प की जरूरत होती है, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे। आजकल तो लोग ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, काउंसलिंग का, साइकोलॉजी के काउंसलिंग सेशंस लिए जाते हैं। आपको पता है टॉम क्रूज को जानते हो? यस सर। द मिशन इम्पॉसिबल वाला टॉम क्रूज। टॉम क्रूज के पास 16 तरह के लाइसेंस है, गाड़ी का, बाइक का, प्राइवेट जेट का, सबमरीन का, एरोप्लेन का। ही हैज 16 लाइसेंस। कैन यू इमेजिन? दुनिया की कोई चीज नहीं है जो वो नहीं चला सकता। सोच, 16 अलग अलग तरीके के उसके पास लाइसेंस है, शूटिंग का भी, मतलब अलग अलग है। He has 16 टाइप ऑफ लाइसेंस, 16 तरीके के लाइसेंस है उसके पास। और वो इकलौता ऐसा बंदा है जैकी चैन के बाद, he is the only actor who perform all his stunts himself। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो 10 मिनट के लिए, अभी जो उसकी मूवी आई थी ना मिशन इम्पॉसिबल डेथ रैकर, उसका BTS देखना। उसमें एक सीन शूट किया है जहां पर वो एक जंप लगाता है, बाइक नीचे गिरती है और ये वो उसका क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट ओपन करता है हाई क्लिफ पर। उसको देखिए कि उसने कितनी बार परफॉर्म किया, और वो रियल परफॉर्म किया। तो काउंसलिंग में मोस्टली क्या होता है बेटा, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम काउंसलिंग की बात करते हैं। इनका डिफरेंस भी बताता हूँ बेटा, अभी ये डिफरेंस का एक पूरा चार्ट दिया हुआ आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। हर चीज का सॉल्यूशन है, कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग और काउंसलिंग, सबका बदला लेगा फैजल। कोचिंग की डेफिनेशन क्या है? कोचिंग का मतलब है कि आपको एक इंडिविजुअल को सुपरवाइज किया जाता है उसकी कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज को पूरा करने के लिए। दैट मीन्स उसका एक जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए उसको कोचिंग दी जाती है। मेंटरिंग का मतलब क्या होता है? सपोर्ट किया जाता है, आप लोगों को एडवाइस दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब आपके स्किल्स पे काम किया जाता है, और काउंसलिंग में आपकी प्रॉब्लम्स को फोकस किया जाता है। अब ये देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट एंड इंप्रूव। कोचिंग में आपकी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है। नहीं भाई, गैंग ऑफ वासेपुर मेरी फेवरेट मूवी नहीं। टू हेल्प एन एम्प्लॉय टू अटेन साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। मेंटरशिप का मतलब होता है साइकोलॉजिकल उसको स्ट्रॉन्ग करना, इसका मतलब होता है स्किल्स का। और काउंसलिंग होता है वो कोई इमोशनल डिस्ट्रेस है या फिर कोई ट्रॉमा से जिसको बाहर लेके आने के लिए। कोचिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मेंटरशिप लंबे समय के लिए होती है, ट्रेनिंग होती है वो डिपेंड करती है। कई बार ट्रेनिंग 1 घंटे की भी होती है, कई बार 2 महीने की भी होती है, कई बार 6 महीने की भी होती है, कई बार 12 महीने की भी होती है। और काउंसलिंग भी मोस्टली शॉर्ट टर्म होती है। काउंसलिंग के ना सेशंस होते हैं, काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, लोग उनके पास जाते हैं अपने सेशंस के लिए साइकोलॉजिकल। तो कोचिंग का गोल क्या है? आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। मेंटर का मतलब होता है ग्रोथ। ट्रेनिंग का मतलब होता है कलेक्टिवली आपको किसी पर्टिकुलर काम का। ये होता है काउंसलिंग का मतलब होता है पर्सनल वेलफेयर। टाइप है वो फॉर्मल और टास्क ओरिएंटेड हो सकती है, मतलब इतना डिटेल में तो नहीं जाना। मेंटरशिप में रिलेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग हमेशा फॉर्मल होती है, और काउंसलिंग डिपेंड करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे काउंसलिंग में तो ऐसा होता है, कुछ कंपनीज
ने अपने काउंसलर भी रखे हुए होते हैं, है ना। जैसे काउंसलर, एक तो पर्टिकुलर काउंसलर हुआ, ठीक, एक काउंसलर जिसकी जॉब है काउंसलिंग की, ठीक है, उसका प्रोफेशन है। दूसरा होता है जैसे टीचर भी काउंसलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हो, आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आप किसी मेंटल ट्रॉमा में हो या कोई भी एक्सवाइजेड रीजन, फिर आपको मैं गाइड करता हूँ, आपके 2-3 सेशन ले लेता हूँ, काउंसलिंग कर देता हूँ। दैट इज इनफॉर्मल काउंसलिंग, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ। हालांकि मुझे आती है काउंसलिंग, लेकिन मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं कर रखा, तो मैं फॉर्मली आपको शायद उतना गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इनफॉर्मल तरीके से आपको उस चीज के लिए क्या करूंगा, गाइड करूंगा। कंटेंट है, कोचिंग है, वो आपकी जॉब से रिलेटेड होगी। मेंटर में आपको सिर्फ ज्यादातर जो एडवाइस दी जाती है, ट्रेनिंग भी आपका जो लीडर है वो आपको बताता है, और काउंसलिंग होती है क्लाइंट की जरूरत, जो भी क्लाइंट है, जो भी जिसको जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस की जाती है। और देन आता है प्रोग्रेस। कोचिंग, आप जितने मोटिवेटेड हो आप उतना आगे बढ़ोगे। मेंटर में डिटरमाइंड गोल पे फोकस होता है। ट्रेनिंग में कितनी इफेक्टिव ट्रेनिंग है, और काउंसलिंग की आता है डिपेंड ऑन सेवेरिटी ऑफ इश्यूज। जो इश्यूज हैं वो कितने सीवियर हैं, उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, और उसको कितना हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लोग मेंटल ट्रॉमा से बाहर आते हैं, देखा होगा। काउंसलिंग भी एक स्किल है। आपको अगर किसी की हेल्प कर सकते हो, देन यू शुड ऑलवेज हेल्प, एटलीस्ट, समझ रहे हो बात। आजकल के क्या बोलते हैं, आजकल के टाइम पे लोग इस चीज के साथ सफर कर रहे हैं। फिजिकली लोग सफर नहीं कर रहे, लोग मेंटली सफर कर रहे हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहता है, और आपको लगता है कि आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो, देन यू शुड ऑलवेज टॉक टू हिम। अदरवाइज ये मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट, अब इस चार्ट को थोड़ा सा बस आपने मोटा मोटा याद करना है। कोचिंग है वो मिडल हाई हाई लो मिडल, कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन और प्रोबिंग होती है, डायरेक्शन होती है। कोचिंग में कोलैबोरेशन होती है, मिलजुल के काम करते हैं। मेंटर में आपको एडवाइस किया जाता है। ट्रेनिंग में टीचिंग होती है, और काउंसलिंग में मैनेजमेंट। अरे याद नहीं करना यार, ये थोड़ा सा बस आप लोगों को माइंड के अंदर रखना है। दूसरा आता है कम्युनिकेशन के स्टाइल्स आ जाते हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। याद नहीं करना, ये चीजें याद करें, अंडरस्टैंड करना है बस। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इन सब चीजों को बस अंडरस्टैंड करना है, बस इतना ही। गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो वेरिएबल है टीचर के, इसको हम कल से शुरू करेंगे, इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे। एग्जाम में आता है सवाल, याद नहीं करना बेटा, चीजों को अंडरस्टैंड करना, चीजों को अंडरस्टैंड करना। इस यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। दिस मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, यू कैन ट्राई टू लर्न दिस मैट्रिक्स एज वेल, ठीक है। सो मैथ्स का कॉलम में सवाल बन सकता है, जिससे फुल सिलेबस कवर करवाएंगे, बिल्कुल पूरा सिलेबस खत्म। बस अब थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जहां पर टीचर के पास ज्यादा पावर होती है। आज क्लास नहीं होगी, 1 बजे नहीं होगी, आज शाम को 7 बजे होगी। कल से लेके बीच में जो मार्केटिंग और इको स्टाइल की क्लासेस पेंडिंग है ना, वो 1-2 बजे लेके खत्म कर देंगे। और हाँ, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर और भी कुछ फाइल्स हैं, वो आपको आगे इसके कंपैरिजन चार्ट वगैरह है, वो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी अच्छी फाइल बनी हुई है। तो आप इस चार्ट को क्या कर सकते हो, डिटेल में अपना एक बार पढ़ सकते हो। डेमोक्रेटिक में स्टूडेंट और टीचर दोनों सेंट्रिक होता है, दोनों एक अपना अपना रोल प्ले करते हैं, दोनों अपना अपना रोल है वो प्ले। Thank you so much for this work. Thank you so much. Bye.